हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम गैल-लेक्स लॉ पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है गैल-लेक्स लॉ। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आप याद रखेंगे कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी आपको, मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी गैस लॉज में कि हम इन ही मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में से कोई दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन बनाते हैं और बाकी वाली दो जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो जैसे कि आपने बॉयल्स लॉ अभी तक पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, अब गैल-लेक्स लॉ की बात आ रही है। तो गैल-लेक्स लॉ में आपने याद रखना है कि ये जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, ये प्रेशर के बीच बन रहा है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बन रहा है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मास बोलो या नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में जो है वो मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप एन कहें या वी एम कहें, ठीक है। तो यानी मास जो कि हम नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जनरली। तो यहाँ वॉल्यूम वी, ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा। आपको याद होगा कि जब मैंने चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बताया था तो चार्ल्स लॉ कह रहा था द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इसका भी स्टेटमेंट जो है, इसके भी दो स्टेटमेंट्स है गैल-लेक्स लॉ के। तो देखिए ज़रा, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है इसके हिसाब से हम यहाँ पे बताएंगे बेटा। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस या गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो देखिए गिवन मास ऑफ गैस जो है ये कांस्टेंट हो गया कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी गैस बेटा। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है बाई 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर फॉर ईच डिग्री या फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या तो ये स्टेटमेंट हम बताएंगे, इसके हिसाब से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी बेटा वो ये बनेगी, पी टी इक्वल्स टू पी टी प्रेशर ऑफ द गैस एट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट क्यों कहेंगे हम? द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ gas increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 0 डिग्री पे वो P0 होगा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी बताएंगे कि प्रेशर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो P0 होगा, P0 होगा। और इनटू, आपको मालूम है कि पीछे भी हमने चार्ल्स लॉ से इस तरह की रिलेशंस निकाली थी। तो P0 इंटू 1 प्लस टी बाई 273, कुछ इस तरह का रिलेशन हम लिखेंगे। बट वी से दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन ओनली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट मीन्स मास ऑफ द गैस। इसके नेक्स्ट जो है, तो ये एक स्टेटमेंट था हमारे पास बेटा। इसके नेक्स्ट जो है अब हम बताएंगे दूसरा स्टेटमेंट जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है गैल-लेक्स लॉ का। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट मीन्स गैल-लेक्स लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम and number of moles, the pressure of a given amount of a gas or given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature, is directly proportional to the absolute temperature। तो इसका स्टेटमेंट रह रहा है बेटा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये प्रेशर P जो है ये प्रेशर ऑफ द गैस है। P represents the pressure of gas, okay। T represents the temperature of the gas। Then according to Gay-Lussac's law, mathematically, or you can say the mathematical form of Gay-Lussac's law is P is directly proportional to T। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एंड व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यू नो देयर गेट्स इन द constant of proportionality, that means K। So the relation becomes
ये जो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया था, ये हो जाता है P इज इक्वल टू KT. दिस इज आवर relation or equation number second, but we say these only at constant volume and n. ओके, तो इसके बाद बेटा जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देना है। यहाँ से हम बेटा एक इम्पोर्टेंट जो है फिर से एक रिलेशन निकाल रहे हैं, P इज इक्वल टू KT जो आपने अभी बताया बेटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो और करके P इज इक्वल टू KT की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने लिखा अभी P इज इक्वल टू KT, यहाँ से आप लिख सकते हो और करके, और P बाई T, मतलब T और K को जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई है। अगर हम ट्रांसपोज करें टेम्परेचर को लेफ्ट साइड प्रेशर के साथ, तो ये हो जाएगा P बाई T इक्वल्स टू K। रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। लेट इट बी आवर रिलेशन नंबर थर्ड, बट यू से दिस एट कॉन्स्टेंट। अगेन बेटा आप यहाँ ये बात कह रहे हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो सपोज कीजिए इक्वेशन थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ अ गैस चेंजेस, ठीक है। अगर एक गैस जो है वो चेंज होती है, मान लीजिए कि उसका इनिशियल जो प्रेशर है बेटा P1 है और उसका इनिशियल जो है वो टेम्परेचर T1 है। इफ़ अ गैस विद इनिशियल pressure P1 and initial temperature T1 changes into another state where it has the pressure P2 and its temperature is T2, then गैलोसैक्स लॉ बिकम्स। तो गैलोसैक्स लॉ तब क्या बनता है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, देन P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये रिलेशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि सर ये कैसे हो गया। तो जैसे मैंने आपको जनरल इक्वेशन अभी बताई कि P बाई T इक्वल्स टू K। तो सपोज कीजिए कि जब आप प्रेशर जो है वो इनिशियल लिख रहे हैं P1 और टेम्परेचर इनिशियल जो है वो आप लिख रहे हैं T1, तो ये भी तो K के बराबर होगा ना, क्योंकि रेशो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आप इनिशियल टेम्परेचर या प्रेशर की बात करें या फाइनल प्रेशर या टेम्परेचर की बात करें, वो भी कॉन्स्टेंट के बराबर ही तो होंगे। तो सो फार एज P बाई T इक्वल्स टू K इज कंसर्न, वी कैन से दैट P1 बाई T1 इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट। सपोज दैट इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड again we say in final state of these pressure and temperature conditions as P2 upon T2, and it can also be equals to K constant. Suppose that it is equation second. So from first and second we see here that their right side is equal and is equal to K. Right side of equation first and second is equal and that is equal to K, so their left sides must be equal. So from first and second equation we get P1 upon T1 equals to P2 and P2 upon T2, P1 upon T1 equals to P2 upon T2। तो बेटा वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये रिलेशन P1 upon T1 equals to P2 upon T2, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने यहाँ तक बताया गैलो-सैक्स लॉ। रिप्रेजेंटेशन देंगे बेटा, गैलो-सैक्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप भी अपनी कॉपी पे इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैलो-सैक्स लॉ। तो इसमें जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि रिलेशन हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ लिखेंगे आप एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए बेटा अभी हमने बताया कि ज़रा अल्टरनेट स्टेटमेंट को देखिए, द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज directly proportional to the absolute temperature at constant volume and number of moles also। वो तो हमने नंबर ऑफ मोल्स की कॉन्स्टेंसी की पहले ही गिवन अमाउंट ऑफ गैस में बात की है वैसे। तो चलिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन आ रही है बेटा, अगर देखिए यहाँ से इधर जो है ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करते हैं ग्राफ को, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस की ओर हम जाएंगे, यहाँ से वाई एक्सिस की ओर जाएंगे, जहाँ पे हमने प्रेशर दिखाया और एक्स पे हमने टेम्परेचर दिखाया है। तो ये एरो जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से इधर जो है बेटा, ये प्रेशर ये टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज़ होगा, मतलब यहाँ 0 फिर इंक्रीज़ होगा, फिर नेक्स्ट इंक्रीज़, फिर नेक्स्ट इंक्रीज़, नेक्स्ट इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और यहाँ प्रेशर जो है यहाँ से ऊपर भी ये थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी इंक्रीज़ नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देखिए सपोज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक V1 वाला ग्राफ अगर मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है, दूँ V1 वाला,
सपोज़ कीजिए बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो मार्क कर रहा हूँ। सपोज़ करें कि इस पॉइंट पे आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नीचे देख रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए कि ये जो भी टेम्परेचर यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसका प्रेशर देखेंगे। तो सपोज़ करें कि हमारा ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का टेम्परेचर ये है और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ये है। जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है आपका ये आ रहा है नीचे, जो कि अगर आप इस टेम्परेचर को पिछले वाले टेम्परेचर से थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो ये वाला टेम्परेचर पॉइंट जो है ये इस टेम्परेचर पॉइंट से बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अब इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जब आप देखेंगे तो ये प्रेशर जो है इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तो हम यही बात तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस हियर इन द गैस-ल्यूसैक्स लॉ। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पहले वाले से ज़्यादा होगा, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो पहले वालों से ज़्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो ज्वाइन दिस पॉइंट्स, आफ्टर ज्वाइनिंग वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यही इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के आने का बेटा यही मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी दूसरी गैस के लिए यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखे हुए हैं और उसका वॉल्यूम V2 है, तो वहाँ पर किसी दूसरी गैस के लिए भी आप देखेंगे तो भी आपके पास इसी तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। किसी नेक्स्ट गैस के लिए आप देखेंगे तो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अगर ये V1 है, ये V2 है, तो लेट इट बी V3। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप डिफरेंट गैसेस के लिए जो है इस ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गैलोसेक्स लॉ की, यहाँ पे आपने देख रहे हो कि आइसोकोर। आइसोकोर क्या होता है कि ये जो ग्राफ यहाँ पे ग्राफ लाइंस जो यहाँ पे हमें ग्राफ में देखने को मिलती हैं, इनको यहाँ पे आइसोकोर कहा जाता है। इसलिए आइसोकोर कहा जाता है कि आइसो मीन्स बेटा सैम एंड कोर मीन्स वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो इस वजह से हम इस ग्राफ को जो है वो आइसोकोर या आइसोकोरिक ग्राफ कहते हैं। तो आइसोकोर आप याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है, ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आइसोकोर होता है ग्राफ जहां हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओनली एंड ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा। तो सो इट इज़ नोन एज you can say isocore or it is known as isocore. ठीक है, what is isocore? once again, a graph of pressure versus temperature at constant volume is known as isocore. तो ये था बेटा गैलोसेक्स लॉ। नेक्स्ट जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो है अवागाड्रोज लॉ। तो अवागाड्रोज लॉ की अगर हम बात करें, अवागाड्रोज लॉ जो आपके सामने आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहली चीज़ कि हम अवागाड्रोज लॉ में फिर से आपको बता दें कि जो हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ थी, मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें जो अवागाड्रोज लॉ का रिलेशन बनता है वो है बेटा यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ द गैस, इनका रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आता है एट कॉन्स्टेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी यहाँ पे अवागाड्रोज लॉ में कि रिलेशन किन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बीच बनता है। तो आपने एन और वी याद रखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम इसका स्टेटमेंट बताएंगे बेटा, तो आप लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट equal volumes of all gases equal volumes of all gases contain equal number of moles at constant temperature and pressure। मैं फिर से बता रहा हूँ, equal volumes of all gases contain या equal volumes of all gases under the same conditions, same conditions हो गया constant conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules कहो या equal number of moles। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है अवागाड्रोस लॉ का, equal volumes of all gases contain equal number of moles under the same conditions या constant condition of temperature and pressure। तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे बेटा सपोज करेंगे, लेट्स सपोज दैट if v is the volume, अगर v जो है ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है एंड n is the number of moles of gas,
अगर V वॉल्यूम ऑफ द गैस रिप्रेजेंट कर रहा है और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, then according to Avogadro's law, we have or we get वॉल्यूम एज पर दिस स्टेटमेंट बेटा। जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पे था कि वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। So it means V is directly proportional to N. V is directly proportional to N. आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो ये वाला स्टेटमेंट आपने बताया बेटा, इसके अलावा आप इस वाली मैथमेटिकल फॉर्म से इस तरह से भी बता सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन को फिर से हटाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू KN। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे बेटा कि मोलर गैस वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ गैस दैट इज 22.4 लीटर। ये क्या है बेटा, 22.4 लीटर at STP, that means special condition of temperature and pressure, that means 0 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure is known as molar gas volume। ये डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। तो इसके बाद जो है अब हम बेटा आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे। अब जो टॉपिक हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का टॉपिक जो है वो लिख दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है। तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए इसकी डेफिनेशन। ए जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन used to study the combined effect of temperature, pressure, volume and number of moles of gas, that is by using Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is known as ideal gas equation or simply gas equation। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा इसकी डेफिनेशन में कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें हम जो है कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करते हैं टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, यानी हम ये बताएंगे कि बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज को हम क्या करते हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं हम, इनको सम अप करते हैं हम, और एक इक्वेशन की शक्ल में जो है हम वहाँ पे इनका नेट कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन या सिंपली गैस इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसका जो है वो डेरिवेशन पढ़ेंगे बेटा। डेफिनेशन के बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इसकी डेरिवेशन हम लिखेंगे बेटा, आप कॉपी पे लिखेंगे डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये आपने थोड़ी याद रखनी है कि दिस इज़ PV इज़ इक्वल टू NRT। अब आप बताएंगे कि सर आपने अभी सिखाया नहीं कि किस तरह से आप इनको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का सम अप करके ये इक्वेशन ला रहे हो। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप याद रखें PV इक्वल टू NRT है, इसको हम डिराइव करेंगे अभी ये लॉज यूज़ करके। तो डेरिवेशन में यही बात हम करेंगे, इसको हम अभी डिराइव करेंगे PV इज इक्वल टू NRT को। तो सबसे पहले हम
डेरिवेशन में जो है सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो आपने बेटा अगर बॉयल्स लॉ पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से पूछिए कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट सब नहीं लिखने हैं, हमने सिर्फ शॉर्ट जो है मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो बॉयल्स लॉ की लिखनी है, जिसमें आपको याद होगा कि हमने लिखा था स्टेटमेंट, आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो रिलेशन बन गया यहाँ पे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। और साथ में आप लिखेंगे ये बात हम कब कहते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स भी, लेकिन वो हमने पहले ही बता दिया वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस में ही हमने इसकी नंबर ऑफ मोल्स की कॉन्स्टेंसी की बात की। उसके बाद है बेटा ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट बताएंगे हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है वो भी आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। और ये हमको रिलेशन मिलता है चार्ल्स लॉ में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एज वेल। बट यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ मोल्स जो कांस्टेंट है वो हम स्टेटमेंट में ही बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, तो वो जो गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस है वो ही हमारा कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ द गैस कहलाता है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड रह गई बेटा। ये इक्वेशन आप याद रखना, अभी मैं इनको इरेज करूँगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन मोबाइल की कम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बोलते हैं बेटा एवोगाड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू नाउ आल्सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है हमको, एवोगाड्रोस लॉ कहता है अब बेटा अभी जो हमने पढ़ा रिसेंटली, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये आपको बता रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एक ही बात है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे बेटा, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। अब देखिए कंबाइन कीजिए आप नाउ, क्योंकि हमने गैस इक्वेशन को बताया कि कंबाइंड इफेक्ट है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का। तो नाउ कंबाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को बेटा कंबाइन कीजिए। तो आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट, नाउ कंबाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, देखिए पहली इक्वेशन है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सेकंड इक्वेशन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थर्ड इक्वेशन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो हम इसका नेट कंक्लूजन जो है, नेट जो इक्वेशन है वो लिखेंगे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, जहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा वहाँ हम इन्वर्सली लिखेंगे, जहाँ डायरेक्ट है वहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रोस लॉ के साथ जो रिलेशन हमने बताया। फिर चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो भी हमने बताया। और बॉयल्स लॉ में हमने बताया वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हम कुछ इस तरह का रिलेशन लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको आगे लेते हुए दूसरी फॉर्म में हम और करके बताएंगे कि और वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, वो हमारा यहाँ गैस कांस्टेंट और रहेगा, ठीक है। तो और हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और साथ में आप क्या कहेंगे बेटा इनटू, यहाँ पे आप एन और टी, ठीक है, एन और टी जो आपको दिख रहा है। और एन और टी की अगर हम बात करेंगे, जब हमारे पास अभी गैस कांस्टेंट नहीं था, तो जैसे इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा था कि इस जगह पे हमारे पास एन और टी का मल्टीप्लिकेशन 1/p के साथ है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एन टी बाई पी हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे आर इंटू एन टी बाई पी लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रिलेशन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आप इसको आगे लेके चलेंगे, तो आप यहाँ पे बताएंगे पहले थोड़ा सा, वेयर न्यू टर्म आर है हमारे पास, तो ये क्या है बेटा, वेयर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑल्सो नॉन एज मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो देखिए बेटा अभी जो इक्वेशन यहाँ ऊपर आई है हमारे पास, वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बाई पी, ठीक है।
तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें आगे, तो ये रिलेशन हमारे पास हो जाता है, दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये हो जाता है और करके पी वी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेशन इज, बेटा आप इसको बता दो इक्वेशन, इससे ऊपर जो इक्वेशन मैंने बताई आपको, वॉल्यूम इज डायरेक्टिव, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी और 1/p, उसको आप इक्वेशन 4th बता देना। और जो ये वॉल्यूम इक्वल टू आर और एन टी बाई पी है, इसको आप इक्वेशन 5th बता देना अभी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 5th की बात कर रहा हूँ कि इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 5th नाउ बिकम्स इन अनदर वे और इन अनदर फॉर्म एज, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो p को v के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और v का आप याद रखना कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं p को v से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट पी वी, बीच में आपको साइन ऑफ इज इक्वल टू है, तो आर एन टी को बेटा जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आर एन टी ही हो जाएगा, ठीक है, आर एन और टी ही रहेगा। तो देखिए आप पी वी इज इक्वल टू आर एन टी, पी वी इज इक्वल टू आर एन टी तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है कि अगर हम इसको लिखेंगे बेटा इस तरह से, पी वी इज इक्वल टू, अगर मैं एन को पहले लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और आर को फिर लिख दूँ और फिर टी को लिख दूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर हमको मतलब जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप आर एन टी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हमको देखने को ये लग रहा है कि अगर हम इसको एन आर टी लिख दें, ठीक है, समझा रही भैया, आर एन टी थोड़ा सा अकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन अगर हम एन आर टी लिख रहे हैं तो हमारे मुँह से जो है ये वर्ड्स फटाफट से निकल जाते हैं। तो ये पी वी इज इक्वल टू एन और टी, ये यही तो हमारी गैस इक्वेशन थी बेटा, ये यहाँ पे डिराइव हो गई। तो लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, मान लीजिए कि इक्वेशन 6 है बेटा, 1 मिनट, सपोज करें कि ये इक्वेशन 6 है। इसके बाद आप सपोज करें इक्वेशन 6 को, जो कि आप यहाँ बताएंगे कि इक्वेशन 6 इज नॉन एज जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन है बेटा। इसके बाद आप यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो बता रहे हैं हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो हमारे पास डिराइव हो गई इक्वेशन, गैस इक्वेशन। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर एक हो, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर गैस का हम 1 मोल पे इसको देखें बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस दैट इज, जिसका मतलब ये है मैथमेटिकली इफ एन इज इक्वल टू, दैट इज एन इज इक्वल टू 1, तो देन इक्वेशन 6th दैट मीन्स गैस इक्वेशन बिकम्स, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू, अगर आप एन की जगह 1 लिख रहे हो और साथ में है आर टी, तो 1 इज़ यू नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको जब आर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 7, ओके, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी के को हम बेटा नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो अगर आप पी वी इज़ इक्वल टू आर टी की बात करें तो इसको मैं और करके ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पी वी अपहन टी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर आर और टी को मल्टीप्लाई है राइट साइड पे, जब मैं टेम्परेचर को ट्रांसपोज कर रहा हूँ लेफ़्ट से राइट, सॉरी लेफ़्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ़्ट, तो राइट में लेफ़्ट पे आके ये पी वी को डिवाइड हो जाएगा, पी वी बाई टी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी कभी आपको, ये सारे रिलेशन याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी रिलेशन जो है वो लग सकता है न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, ठीक है बेटा। तो पी वी अपहन टी इज इक्वल टू आर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर जो है ये आपको मालूम है कि आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे बेटा कि ये जो इक्वेशंस, ठीक है, ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, ये जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि पी वी इज इक्वल टू एन और टी जब हमारे पास आया था, एक वो इक्वेशन उसका नंबर जो आपने दिया, और दूसरी ये इक्वेशन आई थिंक उसका हमने इक्वेशन 6 दिया है, तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू आर जो इक्वेशन 8 है बेटा, तो ये दो इक्वेशन जो हैं, दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड एज द जनरल मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशंस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इससे इसके बाद ये जो रिलेशन है बेटा ये काम का है, इससे आगे आप बताएंगे थोड़ा सा, सपोज दैट हम एक सपोजिशन लेते हैं कि इफ़ अ गैस हैज़
इनिशियल, सपोज कीजिए कि एक गैस का इनिशियल जो है वो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर उसका इनिशियल जो है वो P1 है, ठीक है। एंड टेम्परेचर जो इनिशियल उसका है वो T1 है। यानी सपोज कीजिए एक गैस आपने अंडर इन्वेस्टिगेशन ली, उसका आपने वॉल्यूम नोट किया तो V1 था, जो भी निकला वो जनरल सेंस से हम बता रहे हैं, प्रेशर उसका P1 निकला और टेम्परेचर उसका T1 निकला, ठीक है। अब अगर हम ऐसी गैस को क्या करेंगे, एंड द गैस इज, इनिशियली आपने देखा तो इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर ये निकला। अब आप कर रहे हो एंड नाउ द गैस इज हीटेड, अब आप गैस को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो टू अनदर। जब आप गैस को हीट करोगे तो उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएंगे बेटा, टू अनदर, ठीक है, टेम्परेचर, अनदर टेम्परेचर where this temperature is supposed to be T2, ठीक है। then its final pressure, then its final pressure is P2, कि P1 से ये फाइनल प्रेशर इसका P2 होगा, ओके। और एंड its final volume will be V2, और इसका फाइनल जो वॉल्यूम रहेगा वो V2 रहेगा। देन सच अ गैसियस सिस्टम कैन बी रिटन एज, यहाँ से आगे आप लिखेंगे देन द आइडियल गैस इक्वेशन, देन द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर such a gaseous system can be written as, तो इसको हम बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हम बताएंगे यहाँ पर P1, ओके, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये कैसे आया, आप थोड़ा, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था PV/T इज इक्वल टू R, जो इक्वेशन 8 था आपके पास आई थी, PV अपॉन T इज इक्वल टू R, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखा के आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। PV अपॉन T इक्वल टू R जो था, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कि जब इनिशियली गैस को आपने देखा तो उसका प्रेशर P1 था, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 था, और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 था, तो तब भी वो P1 V1 अपॉन T1 की कंडीशन में भी वो गैस कांस्टेंट यानी R कांस्टेंट के बराबर रिलेशन होता है। सिमिलरली आप बताएंगे कि सर हमने जब उसमें प्रेशर मतलब इंक्रीज़ किया, हीट किया हमने उसको, तो उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज जब किया, टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो उसका टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 हो गया, प्रेशर जो है वो P1 से P2 हो गया, और वॉल्यूम जो है V1 से V2 हो गया, तो कंडीशंस बन गई P2, ठीक है, V2 और अपॉन T2। तो इसको भी तो आप लिखोगे R के बराबर, गैस कॉन्स्टेंट के ही बराबर, जैसे कि आपका ये मॉडल रिलेशन PV/T इक्वल्स टू R है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये दोनों रिलेशन है आपको। तो अब आपको सपोज कीजिए कि आप इसको फर्स्ट रिलेशन बता रहे हैं और इसको सेकंड बता रहे हैं, अगर इन दोनों को हम कोरिलेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, इनकी राइट साइड्स जैसे आपको दिख रही हैं कि R के बराबर हैं, गैस कांस्टेंट के बराबर, हैं, इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B वी गेट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये रिलेशन लिखा है बेटा मैंने। तो ये जो गैस इक्वेशन है यहीं पे हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। इस आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्टार्ट किया गैलोसेक्स लॉ से, उसके बाद हमने अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, और उसके बाद हमने गैस इक्वेशन को डिराइव किया। गैस इक्वेशन पहले बताया क्या होती है, उसके बाद उसको डिराइव किया, और फाइनली आप एक चीज़ याद रखेंगे कि हमने ऊपर पढ़ा था बेटा STP कंडीशंस। STP कंडीशंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मीन्स गिवन, नाउन, कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की। तो आपने स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है कि सपोज दैट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ टेकन एज, अगर हम टेम्परेचर कितना लेंगे बेटा 273 केल्विन, ठीक है, एंड प्रेशर जो है वो अगर हम लेते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस अगर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, या 1 एटमॉस्फेयर को आप लिख सकते हो और करके 760 mm मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट मीन्स मरकरी, अगर आप ये लेते हो, देन आपका वॉल्यूम जो है वो कितना एज्यूम होता है यहाँ पे इन कंडीशंस पे
22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। तो बेटा इन कंडीशंस को हम कहते हैं एसटीपी कंडीशंस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, एसटीपी बोलो या एनटीपी कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बता सकते हो, यही एसटीपी या एनटीपी में हम इन्हीं की बात करते हैं। दूसरा होता है बेटा स्टैंडर्ड एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसएटीपी। ये एसएटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड, मैंने फुल फॉर्म इसका पहला बता दिया आपको, स्टैंडर्ड एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम जो है टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं 273 के बजाय अगर हम 298 केल्विन, 298 या पूरा लिखेंगे 298.15 केल्विन अगर हम यूज़ करते हैं, और प्रेशर अगर हम एक एटमॉस्फेयर के बजाय एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर जो है हमारे पास बेटा, और वॉल्यूम तब जो है हमारे पास गैस का वो कितना माना जाता है, वॉल्यूम इज़ देन सपोज टू बी इक्वल टू 24.789 लीटर, ओके। तो लीटर पर मोल यू कैन से बेटा। तो देन दीज कंडीशंस आर नॉन एज स्टैंडर्ड एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स एसएटीपी। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए बेटा, कंसंट्रेट कीजिए, डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।